दुभाषिए ने कहा कि ये लोग कहना चाहते हैं कि हम आपके आने से खुश हैं। हमारे यहाँ का कायदा है कि मेहमान की खातिर जो हमसे बन सके वो करते हैं। आपकी कृपा से हम कृतज्ञ हैं। बतलाइए कि हमारे पास कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे पसंद है, ताकि हम उसी से आपकी खातिर कर सकें। दीना ने जवाब दिया कि जिस चीज़ को देखकर मैं बहुत खुश हूँ वो आपकी ज़मीन है। हमारे यहाँ ज़मीन की कीमत और वह उपजाऊ भी इतनी नहीं होती। यहाँ उसका कोई पार नहीं है, मतलब लिमिट नहीं है, और वह ज़मीन उपजाऊ भी खूब है। मैंने तो अपनी आँखों से यहाँ जैसी धरती दूसरी कहीं नहीं देखी। दुभाषियों ने दीना की बात अपने लोगों को समझा दी। कुछ देर वे आपस में सलाह करते रहे। दीना समझ नहीं सकता था कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उसने देखा कि वे बहुत खुश मालूम होते हैं, बड़े हंस रहे हैं और जोर जोर से बोल रहे हैं। अनंतर वे चुप हुए और दीना की तरफ देखने लगे, फिर आपस में बात करने लगे। मालूम पड़ा कि जैसे उसने कुछ दुविधा है। दीना ने पूछा कि उन लोगों में अब किस बात की अटक है। दुभाषिए ने बताया कि उनमें कुछ की राय है कि सरदार से जमीन देने के बारे में और पूछ लेना चाहिए। गैर हाजिरी में कुछ कर डालना ठीक नहीं है। दूसरों का ख्याल है कि इस बात में सरदार के लौटने की राह देखने की जरूरत नहीं है। जरा सी तो बात है। यह विवाद चल ही रहा था कि एक आदमी बड़ी सी बालदार टोपी पहने हुए वहां आ पहुंचा। सब चुप होकर उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषिए ने कहा कि यह हमारे सरदार हैं। दीना ने फौरन अपने सामान में से एक बढ़िया लबाद निकाला और चाय का एक बड़ा डिब्बा और अन्य चीजें सरदार को भेंट की। सरदार ने भेंट स्वीकार की और अपने आसन पर आ बैठा। बैठते ही कुल लोगों ने उससे कुछ कहना शुरू किया। सरदार कुछ देर सुनता रहा, फिर उसने चुप रहने का इशारा किया। उसके बाद दीना की तरफ मुखातिब होकर हिंदुस्तानी में कहा, इन भाइयों ने जो कहा है ठीक है, जितनी जमीन चाहे चुन लो, हमारे यहाँ उसका घाटा नहीं है। दीना ने सोचा कि मैं मन चाहे जितनी जमीन कैसे ले सकता हूँ। पक्का करने के लिए दस्तावेज वगैरह तो होना चाहिए ना। नहीं तो ये जैसे आज इन्होंने कह दिया है कि यह तुम्हारी है, पीछे वैसे ही उसे ले भी सकते हैं। प्रकट में उसने कहा, आपकी दया के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। आपके पास बहुत धरती है और मुझे थोड़ी सी चाहिए, लेकिन मुझे भरोसा होना चाहिए कि मेरा अपना छोटा टुकड़ा कौन सा है, और यह कि वह मेरा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ज़मीन को नाप लिया जाए और उतना टुकड़ा मेरे हवाले कर दिया जाए? मरना जीना ईश्वर के हाथ में है और संसार में यही चक्कर चलता है। आप दयावान लोग तो मुझे यह देते हैं, पर हो सकता है कि पीछे आपकी औलाद उसी को वापस लेना चाहे तब। सरदार ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, जमीन तुम्हारे हवाले ही कर दी जाएगी। दीना ने कहा, सुना है यहाँ एक सौदागर आया था, उसको भी अपनी जमीन दे दी थी और उस बाबत कागज पक्का कर दिया था। वैसे ही मैं भी कि काश एक मुंशी काश हो जाए। चाहता हूँ कि कागज पक्का हो जाए। सरदार समझ गया, बोला, हाँ जरूर, यह तो आसानी से हो सकता है। हमारे यहाँ एक मुंशी है, कस्बे में चलकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली जाएगी और रजिस्ट्री हो जाएगी। दीना ने पूछा, कीमत की दर क्या होगी? हमारी दर तो एक ही है, एक दिन में 1000 रुपये। दीना समझा नहीं, बोला, दिन का हिसाब, यह कैसे? यह बताइए कि 1 एकड़। सरदार ने कहा,
यह सब गिनना गिनाना हमसे नहीं होता। हम तो एक दिन के हिसाब से बेचते हैं। जितनी ज़मीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो वही तुम्हारी है, और कीमत है कि दिन भर की 1000। दीना अचरज में पड़ गया। कहा, एक दिन में तो मैं बहुत सी ज़मीन को घेर जा सकता हूँ। सरदार हंसा, बोला, हाँ क्यों नहीं, बस वह सब तुम्हारी, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम उसी दिन उसी जगह न आ गए जहाँ से चले थे तो कीमत जब्त समझी जाएगी। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जिस जगह से चला था? क्यों, हम सब साथ चलेंगे और जहाँ तुम ठहरने की कहोगे ठहरे रहेंगे। उस जगह से शुरू करना, जहाँ वहीं लौट आना। साथ में फावड़ा ले जाना, जहाँ जरूरी समझना निशान लगा देना। हर मोड़ पर एक गड्ढा किया और उस पर घास को जरा ऊंचा कर देना। पीछे फिर हम लोग चलेंगे और हल के इस निशान से उस निशान तक हलबंदी खींच देंगे। हम दिन भर में जितना चाहो बड़े से बड़ा चक्कर तुम लगा सकते हो, पर सूरज छिपने से पहले पहले जहाँ से चले थे वहाँ आ पहुँचना। जितनी ज़मीन तुम इस तरह नाप लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। दीना खुश हुआ। तय हुआ कि अगले सवेरे ही चलना शुरू कर दिया जाएगा। फिर कुछ गपशप हुई, खान पीना हुआ। ऐसे ही करते करते रात हो गई। दीना के लिए उन्होंने खूब आराम का परों का बिस्तर लगा दिया और लोग रात भर के लिए विदा हो गए। कह गए कि खौ फटने से पहले ही आ जाएंगे, मतलब सूरज की लालिमा निकलने से पहले आ जाएंगे, ताकि सूरज निकलने से पहले मुकाम पर पहुंचा जा सके। दीना अपने पैरों के बिस्तर पर लेटा रहा। उसे नींद न आई। रह रहकर वह जमीन के बारे में सोचने लगता था। इसी चक्कर में कितनी जमीन नाप डालूं कुछ ठिकाना है। एक दिन में 35 मील तो आसानी से कर ही लूँगा। दिन आजकल लंबे होते हैं, और 35 मील कितनी ज़मीन उसमें आ जाएगी। उसमें से घटिया वाली को बेच दूंगा और किराए पर उठा दूंगा, लेकिन जो चुनी हुई बढ़िया होगी वहाँ अपना फार्म बनवाऊंगा, और दर्जन बैल फिलहाल काफ़ी होंगे। 2 आदमी भी रखने होंगे। कोई 150 एकड़ तो काश करूंगा। बाकी चराई के लिए दीना रात भर पड़ा जमीन आसमान को गुलाबे मिलाता रहा। दिन रात कहीं थोड़ी नींद आई। आंख झपकी होगी कि बाहर से एक खिलखिला कर हंसने की आवाज़ उसके कानों में आई। अचरज हुआ कि यह कौन हो सकता है। उठकर बाहर आकर देखा कि कुल लोग का वह सरदार ही बाहर बैठा जोर जोर से हंस रहा है। हंसी के मारे अपना पेट पकड़ रखा है। पास जाकर दीना ने पूछना चाहा, आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? लेकिन अभी पूछ पाया नहीं था कि देखता है कि वह सरदार नहीं बल्कि वह सौदागर है जो बैठा है, जो अभी कुछ दिन पहले उससे अपने देश में मिला था और जिसने यह जमीन की बात बताई थी। तब दीना उससे पूछने को हुआ, यहाँ तुम कैसे हो और कब आए? लेकिन देखा कि वह सौदागर भी नहीं बल्कि वह पुराना किसान है जिससे मुद्दत हुई तो सतलज पार की जमीन का पता दिया था। लेकिन फिर जो देखता है वह किसान भी नहीं बल्कि खुद शैतान है, जिसके खुर और आगे सींग है। वही वहाँ बैठा ठट्ठा मारकर हंस रहा है। सामने उसके एक आदमी पड़ा हुआ है, नंगे पैर, बदन पर एक कुर्ता धोती। जमीन पर वह आदमी औंधे मुंह बेहाल पड़ा है। दीना के सपने में ही ध्यान में देखा कि ऐसा पड़ा हुआ आदमी कौन है और कैसा। देखता है कि वह आदमी दूसरा कोई नहीं, खुद दीना ही है और उसकी जान निकल चुकी है। यह देखकर मारे डर के वह घबरा गया। इतने में उसकी आंख खुल गई। उठकर सोचा कि सपने में आदमी जाने क्या क्या वाहियात बातें देख जाता है। यह सोचकर मुंह मोड़कर दरवाजे के बाहर झांककर जो देखा तो सवेरा होने वाला था। सोचा समय हो गया, उन्हें अब जगा देना चाहिए। चलने में देरी ठीक नहीं। वह खड़ा हो गया और गाड़ी से सोते हुए अपने आदमी को जगाया। कहा कि गाड़ी तैयार करो। खुद को लोगों को बुलाने चल दिया। जाकर कहा, सवेरा हो गया है, जमीन नापने चल पड़ना चाहिए।
कोल लोग सब उठे, इकट्ठे हुए। सरदार भी आ गए। चलने से पहले उन्होंने चाय की तैयारी की और दीना को चाय के लिए पूछा, लेकिन चाय में देर होने के ख्याल कर उसने कहा, अगर जाना है तो हमको चल देना चाहिए, वक्त बहुत हो गया है। कोल तैयार हो गए, बस चल पड़े। कुछ घोड़े पर, कुछ गाड़ियों पर नौकर के साथ अपनी छोटी बहाली में सवार था। फावड़ा उसने साथ रख लिया था। खुले मैदान में जब पहुंचा, तड़के फूट ही रहा था। पास एक ऊंची टेकड़ी थी। पार खुला बिछा मैदान। टेकड़ी पर पहुंचकर गाड़ी घोड़े से सब उतर आए और एक जगह जमा हुए। सरदार ने फिर आगे जा कितनी दूर तक फैले मैदान की तरफ हाथ उठाकर दीना ने कहा कि देखते हो, जहाँ तक यह सब आँख जाती है वहाँ तक हम लोगों की ज़मीन है। उसमें जितनी चाहो ले लो। दीना की आंखों चमक उठी। धरती एकदम अछूती पड़ी थी, हथेली की तरफ हमवार और मुलायम, काली ऐसी की बिनौला, और जहाँ कहीं जरा निचान था वहाँ छाती छाती जितनी तरह की हरियाली छाई थी। सरदार ने अपने सिर को रोएदार टोपी उतारी और धरती पर रख दी। कहा, यह निशान रहा, यहाँ से चलो और यहाँ आओ। जितनी जमीन चल लोगे वही तुम्हारी। दीना ने भी रुपए निकाले और टोपी पर गिन कर रख दिए। फिर उसने पहना हुआ अपना कोट उतार डाला और धोती को कस लिया। अंगोछे में रोटी रखी, आस्तीनों पे चढ़ाई, पानी का बंदोबस्त किया। आदमी से फावड़ा लिया और चलने को तैयार खड़ा हो गया। कुछ क्षण सोचता रहा कि किस तरह से चलना बेहतर होगा। सभी तरफ का लालच था। उसने तय किया कि आगे देखा जाएगा, पहले तो सामने सूरज की तरफ चला चलूं। एक बार पूरब और मुंह करके खड़ा हो गया। अंगड़ाई लेकर बदन की सुस्ती हटाई और धरती से किनारे सूरज में मुंह चमकाने का इंतजार करने लगा। सोचने लगा कि मुझे वक्त नहीं खोना चाहिए और ठंड में रास्ता अच्छा पार हो सकता है। सूरज की पहली किरण का उसकी ओर आना था कि दीना कंधे पर फावड़ा संभाल खुद मैदान में कदम बढ़ाकर चल दिया। शुरू में वह धीमे चला, न तेज। 1000 गज चलने पर वह ठहरा। वहाँ एक गड्ढा किया और घास ऊंची छीन दी कि आसानी से वह दिख सके। फिर आगे बढ़ा। उसके बदन में फुर्ती आ गई। उसने चाल तेज कर दी। कुछ देर बाद दूसरा गड्ढा खोदा। अब पीछे मुड़कर देखा। सूरज की धूप में टेकड़ी साफ दिखती थी। उस पर आदमी खड़े थे और गाड़ी की पहियों के आरे तक चमकते दिखते थे। अंदाजन 3 मील तो हो गया होगा। धूप में ताप आता जाता था। कुर्ते पर से बास्केट उतारकर उसने कंधे पर डाला और फिर चल पड़ा। अब खांसी गर्मी होने लगी। उसने सूरज की तरफ देखा। वक्त हो गया था कि कुछ खाने पीने की सोची जाती। एक पहर तो बीत गया, लेकिन दिन में 4 पहर होते हैं। अभी जल्दी है, लेकिन जूते उतार डालूं क्या सोच। उसने जूते उतारकर अपनी धोती में खोस लिए और बढ़ चला। अब चलना आसान था। सोचा तभी 1 मील और भी चलूं, तब दूसरी दिशा लूँगा। कैसी उम्दा जगह है। उसके हाथों में आने से हिमाकत है, लेकिन क्या अजब बात है कि जितना आगे बढ़ो उतनी ज़मीन एक से एक बढ़कर मिलती है। कुछ देर वह सीधा चला, फिर पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी मुश्किल से दिख पड़ती थी। उसने एक आदमी को रेंगती चींटी से मुलायम होते थे और एक धूप में जाने पर कुछ चलता हुआ सा दिख पड़ता था। दीना ने सोचा, ओह, मैं इधर काफ़ी बढ़ आया हूँ, अब लौटना चाहिए। बेहद पसीना आ रहा था और प्यास भी लग गई थी। यहाँ ठहर कर उसने गड्ढा किया, ऊपर घास को ढेर चिना दिया। उसने बाद पानी पीकर सीधा बाईं तरफ मुड़ गया। चलता चला गया। घास ऊंची थी और गर्मी बढ़ रही थी। वह थकने लगा। उसने सूरज की तरफ देखा, फिर
दोपहर को होने आई थी। सोचा अब जरा आराम कर लेना चाहिए। वह बैठ गया, रोटी निकाल कर खाई और कुछ पानी पिया, लेटा, नहीं कि कहीं नींद ना आ जाए। इस तरह कुछ देर बैठे, फिर आगे बढ़ चला। पहले तो चलना आसान हुआ, खाने से उसमें दम आ गया था। गर्मी तीखी थी चली और आंखों में उसके घुसी चली, पसीना ही चला गया। सोचा कि तकलीफ घड़ी दो घड़ी का है, आराम इस तरह करने से काफ़ी लंबा राह नापी है। वह बाईं तरफ मुड़ने वाला ही था कि आगे जमीन उपजाऊ दिखाई दी। उसने सोचा कि इस टुकड़े को छोड़ना तो मूर्खता होगा, यहाँ सनी की बाड़ी में ऐसे उगेगी कि क्या कहना। यह सोच उसने यह टुकड़ा भी नाप डाला और पार आकर गड्ढे का निशान बना दिया। फिर दूसरी तरफ मुड़ा, जो टेकड़ी की तरफ देखा तो ताप के मारे हवा कांपती हुई मालूम। उस कांपती हुई धुंधकारे में वह टेकड़ी की जगह मुश्किल से चिन्ह पड़ती थी। दीना ने सोचा कि क्षेत्र की 2 भुजाएं मैंने नाप डाली, अब तो इधर कुछ कम ही रहने दो। वह तेज कदमों से तीसरी तरफ बढ़ा। उसने सूरज को देखा। सूरज कोई 2/3 अपना चक्कर काट चुका था। मुकाम से अभी वह 10 मील दूर था। उसने सोचा कि छोड़ो, जाने दो, मेरी ज़मीन एक बाजू छोटी रह जाएगी तो छोटी सही, लेकिन अब सीधी लकीर में मुझे वापस चलना चाहिए। जो ऐसे कहीं दूर निकल गया तो बाजी आई। अरे इतनी तो ज़मीन क्या थोड़ी है। यह सोच दीना ने वहाँ तीसरा गड्ढा का निशान डाल दिया और टोकरी की तरफ मुड़कर ठीक उसी सीधे में चल पड़ा। नाक की सीधी बांध कर वह टोकरी की तरफ चला, लेकिन अब चलते मुश्किल होती थी। धूप उसका सत ले चुकी थी। नंगे पैर जगह जगह कट और छिल गए थे। टांगे जवाब दे रही थी। जरा आराम करने का उसका भी जी हुआ, लेकिन कैसे हो सकता था। सूरज छिपने से पहले ही वहाँ पहुँच जाना था। सूरज किसी की बाट देखता बैठा नहीं रहता, वह पल पल नीचे ढल रहा था। उसने मन में सोच होने लगा कि उसकी बड़ी भूल हुई। मैंने इतने पैर पसारे क्यों। अगर कहीं वक्त तक न पहुँचा तो उसने फिर टेकड़ी की तरफ देखा, फिर सूरज की तरफ। मुकाम से अभी वह दूर था और सूरज धरती के पास झुक रहा था। ना जी तोड़ चलने लगा। चलने में सांस फूलती और कठिनाई होती थी, लेकिन तेज कदम वह रखता गया, बढ़ा चला, लेकिन जगह पर अभी भीड़ नहीं थी। यह देख उसने भागना शुरू किया। कंधे पर बास्केट फेंक दी, जूते दूर हटाए, टोपी अलग की, बस एक साथ निशान लगाने के लिए हल्का फावड़ा रहने दिया। रह कर सोचता था कि मैं क्या करूं, मैंने भी साथ में बाहर चीज हथियानी चाहिए। उसने बना काम बिगड़ा जा रहा है। अब सूरज छिपने से पहले वहां कैसे पहुंचूंगा। इस सोच और डर के कारण वह और हाँफने लगा। वह पसीना पसीना हो रहा था। धोती गीली होकर चिपकी जा रही थी और मुंह सूख गया था, लेकिन फिर भी वह भागता ही जाता था। छाती उसकी लोहार की थोकनी की तरह चल रही थी। दिल भीतर हथौड़े की चोट सा धड़कने लगा। उधर टांगे बेबस हुई जा रही थी। दीना को दर्द हुआ कि इस थकान मारे कहीं गिरकर ढेर न हो जाए। हाल यह था कि पर रुक कर वहाँ नहीं सका। इतना भाग कर भी अगर मैं जब करूँगा तो वैसे लोग मुझ पर हंसेंगे और बेवकूफ़ बनाएंगे। इसलिए उसने दौड़ना न छोड़ा और दौड़ता ही गया। आगे खोल लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ी कि वे जोर जोर से कहकर बुला रहे थे। इन आवाज़ों पर उसका दिल और सुलग उठा। अपनी आखिरी ताकत समेट वह दौड़ा। सूरज धरती से चला जा रहा था। तिरछी रोशनी के कारण वह खूब बड़ा और लहू सा लाल दिख रहा था। वह अब डूबा सूरज नीचे पहुंच गया था, लेकिन दीना भी जगह से बिल्कुल किनारे आ लगा था। टेकड़ी पर हाथ हिला कर बढ़ावा देते हुए कोई लोग उसे सामने दिखाई देते थे।
अब तो ज़मीन पर रखी वो टोपी भी दिखने लगी जिस पर उसने रकम भी रखी थी। वहाँ बैठा सरदार भी दिखाई दिया। वह पेट पकड़े हंस रहा था कि दीना को सपने की याद आई। उसने सोचा कि हाय, ज़मीन तो काफ़ी नाप डाली है, लेकिन क्या ईश्वर मुझे इसको भागने के लिए बचने देगा? मेरी जान तो गई दिखती है। मैं मुकाम तक अब नहीं पहुंच सकूंगा। दीना ने हसरत भरी निगाहें से सूरज की तरफ देखा। सूरज धरती को छू चुका था। वह बची खुची ज़मीन सख्ती से आगे बढ़ा, कमर झुकाकर भागा जैसे ही टांगे साथ न देती हो। टेकड़ी पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। उसने ऊपर देखा, सूरज छिप चुका था। उसने मुंह में एक चीख सी निकल गई। ओह, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई। यह सोचकर वह थमने को हुआ, लेकिन उसे सुन पड़ा कि खड़े हैं और उन्हें सूरज अब दिख नहीं रहा होगा। सूरज छिपा नहीं है, मुझको नहीं दिखता। यह सोचकर उसने लंबी सांस खींची और टेकड़ी पर आंख मूंद कर दौड़ा। चोटी पर अभी धूप थी। पास पहुंचा और सामने टोपी देखी। बराबर सरदार बैठा वहीं पेट पकड़े हंस रहा था। दीना को फिर अपना सपना याद आया और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। टांगों ने जवाब दिया। वह मुंह के बल आगे को गिरा और उसके हाथ टोपी तक जा पहुंचे। खूब सरदार ने कहा, देखो उसने कितनी जमीन ले डाली। दीना का नौकर दौड़ा आया। उसने मालिक को उठाना चाहा, लेकिन देखता क्या है कि मालिक के मुंह से खून निकल रहा है। दीना मर चुका था। कुल लोग दया से और व्यंग से हंसने लगे। नौकर ने फावड़ा लिया और दीना के लिए कब्र खोदी, उसमें लिटा दिया। सिर के पांव तक कुल 6 फीट जमीन उसके काफी हुई। और कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच नहीं करना चाहिए। और यह कहानी लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई थी। इस कहानी से महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए थे। इन्होंने इसका अनुवाद गुजराती में भी किया था और इसकी बहुत सी प्रतियां पाठकों में वितरित कराई थी। गांधी जी के अपरिग्रह सिद्धांत का यह कहानी में बड़े मार्मिक ढंग से प्रतिपादन किया हुआ है। तो आप लोगों ने मेरी कहानी सुनी, इसके लिए धन्यवाद। और भी इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।